ओके गाइस, तो आज हम क्या करने वाले हैं। हम लोग आज वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्ट आस्क क्वेश्चंस है। तो नेशनल इनकम की जो रिवीजन लेक्चर होगा, जिसमें पहला जो लेक्चर है जो थियोरी पार्ट है, इसके अंदर हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हें करने चाहिए। दैट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड रिवीजन लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स, और तीसरे में बचा हुआ कुछ थियोरी। क्या चीज़ क्लियर हुआ? राइट। तो जो फर्स्ट हम न्यूमेरिक थियोरी करने वाले हैं, विच इज़ गुड्स। हम गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट। जो याद है, आई एज्यूम सबको याद होना चाहिए कि गुड्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर गुड्स। वो गुड्स जो कंज्यूमर खरीदता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स वांट्स, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। और वो गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, प्रोड्यूसर गुड्स। अंडर प्रोड्यूसर गुड्स देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स। वन इज कैपिटल गुड्स एंड सेकंड इज इंटरमीडिएट गुड्स। क्या चीज़ क्लियर हुआ ना? व्हाट इज कैपिटल गुड्स? ये वो गुड्स है जो खरीदता तो प्रोड्यूसर है बट यूज़ करने के लिए एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। उसको बुक्स में वो क्या ट्रीट करता है? एज अ फिक्स्ड एसेट। क्या ट्रीट करता है बुक्स में? फिक्स एसेट, एंड इट लीड्स टू व्हाट? डेप्रिसिएशन। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और वो गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, उसे हम क्या बोलते थे गाइस? कम ऑन, इंटरमीडिएट गुड्स। वो बुक्स में उसको क्या ट्रीट करता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब वैल्यू इज येट टू बी एडेड, वैल्यू अभी तक ऐड करना बाकी है। एंड क्या क्रॉस नहीं किया है उसने? बताइए। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल एक बात करूं तो एक कार की बात करता हूं, तो एक कार एक कंज्यूमर खरीदता है तो कंज्यूमर गुड्स। एक कार उबर वाला खरीद रहा है, उबर का ड्राइवर, तो वो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है, पर किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है? बेचने के लिए कि यूज़ करने के लिए? तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। एक शोरूम वाला कार खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? रीसेल के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। याद रखना, कैपिटल गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर गुड्स का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब हमने ये बाइफिकेशन क्यों किया? क्योंकि हमारे अकाउंटिंग में इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेशन में नहीं आता, टू अवॉइड व्हाट? डबल कैलकुलेशन। सो टू अवॉइड डबल कैलकुलेशन हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते। और इसी के साथ पहला डिफरेंस होता है हमारा कंप्लीट, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइनल गुड्स एंड एन इंटरमीडिएट गुड्स। ये इस बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो, इंटरमीडिएट गुड्स का डेफिनेशन याद करो, फाइनल गुड्स इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। इंटरमीडिएट दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ, सर ये रीसेल के लिए ट्रीटेड एज, इसको रॉ मटेरियल ट्रीट करते हैं, इसको रॉ मटेरियल ट्रीट, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, इसके अंदर वैल्यू इज ऑलरेडी एडेड, वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, नॉट क्रॉस्ड व्हाट? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ऑलरेडी क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये हमारे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? क्या ये समझ आ गया? अब हम इसके करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि सर कौन सी गुड्स को हम लेते हैं और कौन से गुड्स को हम लेते नहीं है। याद रखना गाइस, गुड्स के लिए तो बहुत ईजी है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बट सर्विसेज के लिए थोड़ी एक नई चीज़ सीख लेना। सर्विसेज कंज्यूमर लेता है तो कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर तो कुछ भी ले, कंजम्पशन गुड्स है और वो तो आएगा ही। बट सर्विसेज अगर कौन लेता हो, सर्विसेज कौन लेता हो, तो यहाँ पे बाइफर्केशन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि सर क्या वो इंटरमीडिएट होगा या कैपिटल होगा, क्योंकि कैपिटल पे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएट पे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एक्सपेंडिचर। डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट कोई भी सर्विसेज कौन खरीदता है बताइए? प्रोड्यूसर। उसको हम बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। एंड ऑब्वियसली ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। क्या चीज़ समझ आ गई? राइट। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, मशीनरी जो है वो प्रोड्यूसर ने खरीदा है फॉर पर्पस ऑफ यूज। किसने खरीदा है बताइए? प्रोड्यूसर ने। क्या आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर खरीद रहा है यूज के लिए, मतलब उसको क्या ट्रीट करेगा? कैपिटल गुड्स। इट इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड, रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर खरीदता है, आएगा कि नहीं आएगा? से फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर कुछ भी खरीदे वो आएगा ही। इट इज ट्रीटेड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर बाय अ फर्म।
पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर बाय अ फर्म आएगा कि नहीं आएगा? आंसर इज नहीं आएगा, क्योंकि फर्म के लिए कोई सर्विस को कैपिटल ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। उसको हम बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या ट्रीट करेंगे? इंटरमीडिएट, और वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या चीज़ क्लियर हो गया? एक और, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर बाय अ कंज्यूमर आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए कोई बाइफिकेशन ही, कंज्यूमर के लिए बाय डिफॉल्ट कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, इट इज ट्रीटेड एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड विल बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म बाय एन हॉस्पिटल। सर अब यहाँ पे तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि इस यूनिफॉर्म को क्या ट्रीट करूँ, क्योंकि एक फर्म खरीद रहा है, क्या मैं उसको इंटरमीडिएट ट्रीट करूँ या कैपिटल? डिफिकल्ट क्या है? ये देखो, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पूरी प्रॉपर मैच होनी चाहिए। किसकी गुड्स की डेफिनेशन प्रॉपर मैच होनी चाहिए? कैपिटल गुड्स। अगर कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन मैच नहीं हुई तो वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा? इंटरमीडिएट। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? तो याद करते हैं कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट, वो गुड्स जो कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर खरीद रहा है, जी हाँ। किस पर्पज के लिए खरीद रहा है? यूज ही कर रहे हैं, जी हाँ। ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट्स। क्या यूनिफॉर्म को फिक्स एसेट ट्रीट कर सकता हूँ? जी नहीं। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? इंटरमीडिएट, और ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में पार्ट नहीं होगा। इसी के साथ थियरी नंबर 1 इज डन एंड नाउ हम दूसरी थियरी करने वाले हैं, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करने से पहले हम पहले समझेंगे 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कौन से वो 2 सेक्टर्स बताइए? पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है बताइए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स कौन देता है बताइए? हाउस होल्ड। किसको देता है बताइए? प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को इसके बदले क्या देता है बताइए? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है बताइए? गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों को फ्लो को कौन सा फ्लो बोलते हैं? इन दोनों फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो कौन से होते हैं? एक वो फ्लो जो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, और दूसरा रियल फ्लो है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। नेक्स्ट इज कि हम करने वाले हैं कि सो व्हाट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो मतलब जब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देता है, तब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है? लैंड के बदली रेंट, लेबर को क्या देता है? सैलरी, सैलरी जिसको बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कैपिटल के बदली इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बदली प्रॉफिट। राइट, समझ आया? राइट, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन एंड प्रॉफिट, जिसका शॉर्टकट क्या था? RICP। सर ये कौन सा फ्लो है? ये ब्लू वाला कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। ब्लू वाला कौन सा फ्लो है बताओ? मनी फ्लो। और उस पैसे से हाउस होल्ड क्या करता है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड, राइट, ये दोनों मनी फ्लो है। जो ब्लू कलर में है वो मनी फ्लो है, और जो येलो कलर में है वो कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो। क्या ये चीज़ समझ आए? राइट, रियल फ्लो समझ आया? रियल फ्लो एज वेल एज मनी फ्लो। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम को दूसरा नाम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, अर्न्ड इनकम। और ट्रांसफर इनकम को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। फैक्टर इनकम के अंदर दोनों फ्लो होता है, रियल फ्लो भी होता है एज वेल एज मनी फ्लो, बट ट्रांसफर इनकम के अंदर सिर्फ कौन सा फ्लो होता है? मनी फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में काम करने की वजह से मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो कौन सा फ्लो दे रहा हूँ? रियल फ्लो। मुझे उसके बदले क्या मिल रहा है? मनी फ्लो। इसे कहते हैं, तो इसे कौन सा फ्लो कहेंगे गाइस? कम ऑन, फैक्टर इनकम। सेकंड, मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसा मिल रहा है, क्या मैंने अपने पेरेंट्स को कोई सर्विस दी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्लो हो रहा है? मनी फ्लो। दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफर इनकम। हमारे नेशनल इनकम और हमारे डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में सिर्फ फैक्टर इनकम आता है। कौन सी इनकम नहीं आती बताइए? ट्रांसफर इनकम। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब इसके रिलेटेड हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसका पहला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये है कि अगर फर्स्ट इज वेरी सिंपल, कोई भी टाइप का डोनेशन हो, कोई टाइप का चैरिटी हो, उसको हमेशा हम क्या ट्रीट करेंगे गाइस? कम ऑन, ट्रांसफर इनकम। क्या चीज़ क्लियर हुआ? सेकेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कोई भी टाइप का कैप टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, गिफ्ट टैक्स हो, GST हो, इसको हमेशा हम क्या ट्रीट करेंगे? ट्रांसफर इनकम। और जो पे करता है वो बोलता है ट्रांसफर पेमेंट। सर क्यों? क्योंकि टैक्स जब मैं पे करता हूँ सरकार को,
तो मेरी तरफ से मनी फ्लो जा रहा है, पर सरकार मेरे लिए स्पेशली कुछ नहीं कर रहा। सरकार क्या हो सकता है, एक सेकंड, क्या यहां तक क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, ट्रांसफर पेमेंट। तीसरा, क्यों कॉर्पोरेट टैक्स गिफ्ट टैक्स को बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो हो रहा है, सरकार स्पेशली मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मैं टैक्स पे करूँ या नहीं करूँ, मुझे वो सर्विस तो मिल ही रही है, रोड, डैम, ब्रिजेस या सर्विसेज। जो टैक्स देने से अलग से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए याद रखना, कॉर्पोरेट टैक्स को भी टाइप का टैक्स हो, उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। क्या चीज़ क्लियर हुआ, राइट? अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि इसका मतलब क्या हुआ। अब हम ऐसे कुछ सिनेरियोज लेंगे जहाँ पे रियल फ्लो हो रहा है बट मनी फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब हम ऐसे सिनेरियोस लेंगे जहाँ रियल फ्लो हो रहा है बट मनी फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें दो सिचुएशंस होंगी, पहला गुड्स के रिलेटेड, दूसरा किसके रिलेटेड बताइए, सर्विस। गुड्स के रिलेटेड बात करते हैं, एक सेकंड। ओके गाइस, वन इज गुड्स एंड सेकंड इज सर्विस। अगर हम बात कर रहे हैं गुड्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जिसकी एक लैंड है। इस लैंड में वो जो भी आउटपुट बनाता है 80% वो मार्केट में बेचता है, 20% वो क्या करता है, सेल्फ कंज्यूम। सर 80% में तो बेच रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, वो तो आएगा ही, पर जो 20% सेल्फ कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या वो आएगा या नहीं आएगा? आंसर इज यस, आएगा, बिकॉज रियल फ्लो तो हो रहा है। रियल फ्लो क्यों हो रहा है? अगर ये चीज़, अच्छा चलो 20% मार्केट में बेच दूँ, फिर उस पैसे से वापस खरीद लूँ, तो एक ही बात हुई ना, मैं अपने आप को सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस तो दे ही रहा हूँ, राइट? बट उसके अंदर मनी फ्लो नहीं है, खाली क्या कौन सा फ्लो हो रहा है बताइए, रियल फ्लो हो रहा है। बट द आंसर इज, क्योंकि इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर 80% 8,000 में बेचा तो 20% का क्या वैल्यू होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। बिकॉज याद रखना, हम जीडीपी में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर रहे हैं, और खुद को कंज्यूम करूँ तो भी मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ ही रही है, इसलिए ये भी आएगा हमारे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। याद रखना, इसके अंदर रियल फ्लो है बट मनी फ्लो नहीं है, बट क्योंकि गुड्स है तो आएगा। अब सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज में जैसे फॉर एग्जांपल टेकिंग केयर ऑफ विच पेरेंट्स, गाइस कम ऑन, एजेड पेरेंट्स। मैं अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रख रहा हूँ, तो रियल फ्लो हो रहा है, बट आई एज्यूम आज की दुनिया इतनी तो लायक है कि उनसे हम पैसे तो नहीं लेंगे। मतलब रियल फ्लो तो है बट मनी फ्लो, बट इसकी वैल्यू एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सर्विस इतना अलग होता है हर एक का कि कंपेरेबल नहीं है। एंड दैट इज अ रीजन, कोई भी सर्विसेज हो जिसके अंदर रियल फ्लो है बट मनी फ्लो नहीं है, तो उसको हम नहीं गिनेंगे, बिकॉज उसकी वैल्यू एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जितनी भी हाउस वाइफ है या मदर है, वाइफ है, जो काम करते हैं पर उसके बदले पैसा नहीं लेते, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? बिकॉज कि उसके अंदर रियल फ्लो तो है बट मनी फ्लो को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। क्या चीज़ क्लियर हो गया? ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम कंप्लीट होने के बाद अब जो हम सीखने वाले हैं वो है 3 फेज ऑफ प्रोडक्शन के। फेज ऑफ पहला होता है प्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ। फेज ऑफ प्रोडक्शन के बाद दूसरा फेज आता है फेज ऑफ इनकम जनरेशन, और फेज ऑफ इनकम जनरेशन के बाद जो तीसरा फेज आता है उस फेज को बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट? अब फेज ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है फेज ऑफ वैल्यू एडिशन। दूसरा फेज ऑफ इनकम का कुछ नहीं होता है, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम। क्या चीज क्लियर हुआ? अब शुरुआत कैसे होती है? ये सर्कुलर क्यों है? सर्कुलर का मतलब होता है जहां से शुरू करते हो आप वहीं खत्म कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ एक सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्यों है? क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होती है फेज ऑफ प्रोडक्शन की। फेज ऑफ प्रोडक्शन की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि ऑब्वियस की बात है कि ह्यूमन वांट्स है, और ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड्स एंड सर्विसेज बनाना पड़ेगा। तो फुलफिल द ह्यूमन वांट्स, कौन सा फेज शुरू हो जाता है बताइए? फेज ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फैक्टर सर्विसेज, जो हम किससे हायर करते हैं बताइए? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड से जो भी हम लोग फैक्टर सर्विसेज हायर करते हैं, उसके बदली जो भी हम लोग फैक्टर सर्विसेज हायर करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं बताइए? गुड्स एंड सर्विसेज। उसको कौन सा फेज बोलते हैं गाइस? कम ऑन, फेज ऑफ प्रोडक्शन। फेज ऑफ प्रोडक्शन की वजह से दूसरे फेज की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं फेज ऑफ इनकम जनरेशन। वो उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है बताइए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इसके बदले प्रोड्यूसर उसको क्या देगा? बहुत सारी इनकम। और कौन सी इनकम देगा बताइए? रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन एंड प्रॉफिट, RICP। और इसकी वजह से ये हाउस होल्ड को जो इनकम होती है इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ इनकम जनरेशन।
So can I say phase of income generation is a consequence of phase of production? अब क्योंकि इनकम आई है तो खर्चा करूंगा, राइट? इसी को बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर या फेज ऑफ डिस्पोजल, राइट? बिना इनकम के खर्चे होते नहीं, तो फेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेज ऑफ इनकम जनरेशन। सर दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक करता है कंज्यूमर और दूसरा करता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और प्रोड्यूसर का खाली कौन सा एक्सपेंडिचर लेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या चीज क्लियर हुआ? और ये लूप वापस आ गया, फिर से फेज ऑफ प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये सर्कल है, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं वापस खत्म। इज दैट क्लियर गाइस? ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके हमने दो अजम्पशंस लिए। फर्स्ट, इट इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। सेकंड इज अ विच काइंड ऑफ इकोनॉमी? अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या चीज क्लियर हो गया? समझ आ गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर लर्निंग द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज व्हाट यू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम। सो व्हाट यू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम मतलब वो फैक्टर इनकम जो कहाँ अर्न की होगी गाइस? कम ऑन, डोमेस्टिक टेरिटरी में, चाहे अर्न करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उससे कोई फर्क। फोकस इज ऑन प्लेस। प्लेस कहाँ होनी चाहिए बताइए? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या चीज़ क्लियर हुआ? सर एक डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया, इंडिया के ऊपर की हवा, दैट इज एयर स्पेस, इंडिया के बाहर की जो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स का समुंदर, प्लस फोर्थ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी इंडियन एम्बेसी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। और क्या नहीं होगा? एनी फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। क्या चीज क्लियर हो गया? राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब फैक्टर इनकम जो अर्न काउंट करना चाहिए बताइए? नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट। ये है पीपल और ये क्या है बताइए? प्लेस। क्या इस क्लियर हो गया? ये हो गया डोमेस्टिक इनकम और ये क्या हो गया बताइए? नेशनल इनकम। क्या ये सबको समझ आ गया? ग्रेट। अब हम बात करने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज कन्वर्जन। एक बार कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्जन की हम बात करें तो तीन टाइप का कन्वर्जन है। पहला है ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। ग्रॉस से नेट जाना हो तो माइनस डेप्रीसिएशन प्लस डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस कैसे याद रखते हैं? ग्रॉस में कितने शब्द है? 5। नेट में कितने शब्द है? 3। तो 5 से 3 तो माइनस, 3 से 5 तो प्लस। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। पहला तरीका ये निकालने का। दूसरा तरीका डेप्रिसिएशन निकालने का ये हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। एक और तरीका ये दिया जा सकता है कि आपको दिया होगा सर एक फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू है 10 लाख और जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डेप्रिसिएशन। क्योंकि 10 लाख का एसेट, 10 लाख साल की लाइफ है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है? 1। ये हो गया कन्वर्जन नंबर 1। कन्वर्जन नंबर 2 जो है वो है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे जाते हैं और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक। याद है मैंने कहा था डोमेस्टिक इनकम मतलब छोटा, नेशनल इनकम मतलब बड़ा। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल मतलब नेट फैक्टर इनकम प्लस करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम। क्लियर? सर अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया तो क्या करेंगे? ऑपोजिट। सर आपने तो 2 सीखा है? नहीं सीखा है, क्योंकि जो फ्रॉम में करते थे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो फ्रॉम में प्लस करते थे, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा तो क्या करोगे? माइनस। इज दैट क्लियर गाइस? और तीसरा कन्वर्जन है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना हो तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना हो तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इज दैट क्लियर गाइस? ये होता है हमारा कन्वर्जन वाला पार्ट। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन, विच इज़ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है 2 टाइप की जीडीपी। वन इज रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। सर क्या फर्क है जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जीडीपी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जब मैं प्राइस कौन सी लेता हूँ? बेस ईयर, उसे बोलते हैं रियल जीडीपी। और जब मैं प्राइस लेता हूँ करंट ईयर की तो उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। क्या चीज क्लियर हुआ? क्योंकि रियल जीडीपी का फॉर्मूला है बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी। किसका फॉर्मूला है? रियल। और नॉमिनल जीडीपी का है करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। क्या चीज क्लियर हुआ? रियल और नॉमिनल जीडीपी का फर्क समझ आया?
राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि रियल जीडीपी सिर्फ बढ़ेगा तो खाली किसकी वजह से बढ़ेगा बताओ, चेंज इन आउटपुट, है ना। और नॉमिनल जीडीपी आउटपुट की वजह से भी चेंज हो सकता है और प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकता है, विच इज अ ट्रू वेलफेयर इंडिकेटर। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ट्रू वेलफेयर इंडिकेटर नहीं है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हमें, व्हाट डू मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब आपका नॉमिनल जीडीपी आपके रियल जीडीपी से कितना ज़्यादा डिफ्लेटेड है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है P1 Q1, रियल जीडीपी इज P0 Q1 इंटू 100, Q1 Q1 कट P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसको एक और एक नाम भी दिया जाता है विच इज नोन एज प्राइस इंडेक्स। क्या दिया जाता है? प्राइस इंडेक्स। हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे, प्राइस इंडेक्स 120, रियल जीडीपी 1000, सॉरी रियल जीडीपी इज 1000, फाइंड व्हाट नॉमिनल जीडीपी। क्या आप निकाल पाओगे? जी हाँ, कुछ ज़्यादा है नहीं। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन इंटू, तो 120 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1000 इंटू 100, तो कितना आ गया एक्स का वैल्यू? 1200। क्या चीज़ क्लियर? समझ आ गया, राइट। ये हमने पढ़ा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, तो जीडीपी डिफ्लेटर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इज जो हम करने वाले हैं विच इज़ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी में क्या क्या जीडीपी के लिमिटेशंस है? 4 जीडीपी है। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये कहता है कि सर जीडीपी ये तो कैलकुलेट करता है कि हमारे देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी बढ़ रही है, बट ये नहीं कैलकुलेट कर पाता कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है बिटवीन द रिच एंड दी पुअर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है पर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे। सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ इनकम। सर कॉम्पोजिशन ऑफ इनकम क्या बोलता है? सर कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो जीडीपी का पार्ट तो है बट वो सोशल वेलफेयर को बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसका एग्जांपल है डिफेंस। सर डिफेंस पे आप कितना भी खर्चा करो, जीडीपी बढ़ जाएगी बट उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाली। तीसरा, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि आज भी जीडीपी वहां कैलकुलेट नहीं हो पाता जहां बार्टर सिस्टम चलता, क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले सर्विस या सर्विस के बदले गुड्स, जो भी हो, इसमें वैल्यू को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड बार्टर सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे जीडीपी कैलकुलेशन नहीं होती, बट हालांकि एक दूसरे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जरूर बढ़ रही है। एंड लास्ट इज एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है? सर कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे मेरा वेलफेयर या तो बढ़ रहा है या तो वेलफेयर घट रहा है। या तो वेलफेयर, बोलो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या तो वेलफेयर घट रहा है, पर ना मैंने इसके लिए कोई प्राइस पे की है ना ही मैंने इसके लिए कोई पेनल्टी पे की है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। वेलफेयर बढ़ना विदाउट पेइंग एनी प्राइस इज नोन एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। वेलफेयर घट रहा है विदाउट पेइंग एनी पेनाल्टी इज नोन एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। और ऐसा ही कब होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, मेरे घर के सामने गार्डन है जो किसने बनाया? सामने वाले पड़ोसी ने। अब गार्डन की फ्रेश हवा मेरे घर पे भी आ रही है, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर मैंने क्या उसके लिए कोई प्राइस पे किया? इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। ऑब्वियसली वो काउंट नहीं होगा। मेरे पीछे वाले घर में धुआं आ रहा है, क्यों धुआं आ रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन होने से मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो रहा है? पर क्या मैंने उसके लिए कोई पेनल्टी पे की थी? नहीं। इसका मतलब ये है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। दिस आर नोन एज द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। क्या चीज क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को अगर आप मेजर करते हो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। और कोई भी चीज को अगर आप मेजर करते हो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, फ्लो। स्टॉक जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता और जो फ्लो होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपके बैलेंस शीट की सारी आइटम स्टॉक है। आपका कैश बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस, आपकी बिल्डिंग, आपकी लायबिलिटी, आपका कैपिटल, सब कुछ स्टॉक है क्योंकि उसी वक्त मेजर होता है। पर आपके इनकम, आपके एक्सपेंस, ये सब कुछ क्या हो जाते हैं? फ्लो। तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। पॉपुलेशन उसी वक्त, चेंज इन पॉपुलेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या चीज क्लियर? चेंज इन पॉपुलेशन इज व्हाट? अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या चीज क्लियर हो गया? समझ आ गया? इसके रिलेटेड वो जो मैंने नोट्स में दी हुई है वो अलग अलग वो प्रैक्टिस कर लेना, स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो गाइस स्टॉक इंपैक्ट करता है फ्लो को और फ्लो भी इंपैक्ट करता है स्टॉक को। स्टॉक कैसे इंपैक्ट करता है फ्लो को? सर जितना मेरा बैंक बैलेंस होगा ना,
राइट। ये ऐसे ले लेते हैं, जितना मेरा कैपिटल होगा ना, जितना मैं धंधे में कैपिटल डालूंगा उतनी मेरी क्या बढ़ सकती है बताइए, और जितना मेरा इनकम होगा उतना मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। स्टॉक इम्पैक्ट्स फ्लो, फ्लो इम्पैक्ट्स स्टॉक। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ आ गया स्टॉक वर्सेस फ्लो। नाउ हम अब आखिरी टॉपिक करने वाले हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है, विच इज टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। तो व्हाट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट्स? फिक्स इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होता है जो बेसिकली आप करते हो ताकि देश में से क्या बढ़ती है गाइस, कम ऑन, कैपेसिटी। क्या बढ़ती है बताइए, कैपेसिटी। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देश में जब फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो क्या बढ़ती है बताइए, कैपेसिटी। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना पाओगे बताइए, आउटपुट। और आउटपुट ज़्यादा बनाओगे तो देश की क्या बढ़ेगी बताइए, जीडीपी ग्रोथ। क्या बोल रहा है चाहता है क्वेश्चन में, अगर ऐसा पूछा गया व्हाट इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो तुम क्या बोलोगे, सर इंक्रीज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मोर एंड मोर लेवल अवर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, ड्यू टू विच वी विल एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ आउटपुट एंड ड्यू टू विच आवर जीडीपी ग्रोथ विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है तो मार्केट में कोई भी तरीके की अनसर्टिनिटीज नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री अच्छी खासी पड़ी है। सेकेंड, आपको डे टू डे परचेस करने की भी जरूरत नहीं होगी, राइट आपको डे टू डे परचेस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्या है, आप मार्केट में कोई तरीके की आप अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी एंड देयर विल बी अनइंटरप्टेड सप्लाई। व्हाट डू मीन बाय अनइंटरप्टेड सप्लाई? अनइंटरप्टेड सप्लाई का मतलब सप्लाई में कोई रुकावट नहीं होगी। एग्जाम्पल, कोरोना में प्रोडक्शन बंद हो गया पर सप्लाई बंद, क्योंकि हमारे पास स्टॉक पड़ा था। इजराइल ईरान का वॉर हुआ तो क्रूड ऑयल नहीं आया पर पेट्रोल तो अवेलेबल था, क्यों, क्योंकि स्टॉक पड़ा था। क्या चीज क्लियर हुआ, यह है इन्वेस्टमेंट। लास्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वर्सेस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या चीज क्लियर हुआ, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन और अनएक्सपेक्टेड को बोलते हैं कैपिटल लॉस। सर डेप्रिसिएशन मतलब हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है। क्यों एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, या वक्त के साथ भी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज, उसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड। सर अनएक्सपेक्टेड कब होती है सर, या तो देश में नेचुरल कैलामिटी आ गई हो या तो देश में क्या आ गया हो, रिसेशन, तो उसे हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सर डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बताइए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कवर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, राइट। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थियरी पार्ट का जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। कुछ बचा है तो बता दो। सो वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेप्ट वन, दैट इज प्रिकॉशन, जो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे जब विद न्यूमेरिकल्स करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? सो दैट्स इट गाइस, योर नेशनल इनकम थियरी पार्ट इज डन।